हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों एक और शानदार क्लास में आप सभी छात्रों का हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 में हिंदी के प्री बोर्ड एग्जाम 2025 का वो पेपर सेट जो आपके पेपर में आएगा। बच्चों यही पेपर सेट है जो आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025 में आएगा और अच्छे से तैयार करना होगा। इसमें कोई आप लोग को सोचने और समझने की तैयारी विचार नहीं करना है। तो सभी छात्रों से चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और ज्यादा से ज्यादा छात्रों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बच्चों देरी न करें, क्लास शुरुआत करेंगे एक मजेदार इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मिल गया प्री बोर्ड एग्जाम 2025 का मॉडल पेपर। ठीक, चलिए बच्चों तो क्वेश्चन यहाँ से आपको बच्चों हम दिखाएंगे। शुरुआत के आपके जो 10 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं बच्चों उसके आंसर क्वेश्चन को हल भी करेंगे और लास्ट तक का क्वेश्चन जरूर देखना, चूंकि आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसी मॉडल पेपर में। चलिए बच्चों देखिए, आप जानते हैं कि आपका जो टाइमिंग होता है बच्चों 3 घंटा 15 मिनट होता है। आपका पूर्णांक 100 है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित किया गया है बच्चों। कितने खंडों में? 2 खंडों में। तो खंड का में सबसे पहले 10 महत्वपूर्ण गद्य और पद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है साहित्यालोचन गद्य की विधा है। इसके मैंने बहुत सारे वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता करके हल किया है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, लिखा है कि साहित्यालोचन गद्य विधा है नाटक उपन्यास आलोचना निबंध। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आलोचना है। क्या होगा भैया? आलोचना। क्लियर। अगला क्वेश्चन फिर अगला लिखा है भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना अच्छे से, आपके पेपर में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपकी जरूर पूछेगा बच्चों। ठीक, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, विद्या निवास मिश्र। इसका आंसर क्या होगा भैया? भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक आप पढ़े होंगे तो कौन है भैया? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, निंदा रस निबंध के लेखक हैं। निंदा रस निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका बच्चों आंसर क्या होगा? निंदा रस जो निबंध है उनके लेखक की बात करें तो आपको पता होगा कि हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन है भैया? हरिशंकर परसाई जी। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखा है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन बच्चों किस युग में हुआ था? आप लोग बताइए। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लयोत्तर युग। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? आपका द्विवेदी युग होगा। फटाफट क्वेश्चन को हल करते चलेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी इसको क्वेश्चन को तैयार करते रहिए। ठीक, अगला भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई जी, वासुदेव शरण अग्रवाल, मोहन राकेश, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। क्लियर। तो बच्चों ये पहले के 5 क्वेश्चन थे, आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। इन क्वेश्चनों को तैयार करना होगा आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए। अगला आपका दूसरे का पहला लिखा है तार सप्ताह तार सप्ताह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 1954 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। तो कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष हुआ था अर्थात 1943 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1943 में। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओर जी। तो इसका याद रखना, प्रिय प्रवास महाकाव्य की जो रचना है वो कौन है भैया? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला लिखा है बच्चों झरना के रचयिता हैं। झरना के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा,
तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका जयशंकर प्रसाद जी हैं, झरना के रचयिता। आप इनसे अच्छे से अगर आपने इनकी रचना पढ़ी है तो आपकी सारी रचनाओं को याद कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगला लिखा है ज्ञानाश्री ज्ञानाश्री भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, कबीर दास। तो इसका आंसर क्या होगा? बिहारी जी है। कौन है भैया? बिहारी। अगला प्रश्न लिखा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए आ, चरण काल नाम दिया है। चारण काल नाम दिया है। कौन? राहुल संस्कृतियन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नागेंद्र ने। डॉक्टर नागेंद्र ने। तो इसका आंसर कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए भैया किसने दिया था? राम कुमार वर्मा ने दिया था। किसने दिया? राम कुमार वर्मा ने दिया। क्लियर भैया? आगे चलिए। तो ये पहला और दूसरे का 5-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो तीसरा होगा वो आपका गद्यांश होगा। क्या होगा बच्चों? गद्यांश। तो याद रखना, 2 गद्यांश बच्चों देते हैं अथवा में करके, उनमें से आपको एक का आंसर लिखना रहता है उन प्रश्नों की। देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये गद्यांश को आपको पढ़ना है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया वही उसके जीवन की श्वसन है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना काम बंद मात्र है। संस्कृति ही जन की का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास है। और कहा जाए बच्चों आगे, और अद्भुत के द्वार ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो ये बच्चों अगर आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ही आप इसका क्या निकाल पाएंगे? तर्क निकाल पाएंगे कि सर ये किस पाठ से लिया गया है। तो बच्चों ये अगर देखा जाए तो ये राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। किसके द्वारा लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। अगर इसके रचयिता की बात करें बच्चों, इसके जो बच्चों रचयिता है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, तो बच्चों ये आप लोग यहाँ से देखिए, इनके प्रश्न जो दिए गए हैं, कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, शीर्षक यानी पाठ का नाम तो राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से बच्चों क्या है? लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? तो राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? तो अगर बच्चों यहाँ से देखिए तो आप इसके आंसर पहचान सकते हैं कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। आप इसका आंसर यहाँ से दे सकते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। बच्चों अगर ये गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसके आंसर को भी आप अच्छे से क्या करेंगे बच्चों? दे सकते हैं, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ। ठीक है, फिर आपका लिखा है तीसरा प्रश्न, राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है? राष्ट्र की जो वृद्धि है बच्चों वो कैसे संभव है? तो राष्ट्र की वृद्धि अगर देखा जाए तो आप यहाँ से देखिए, लिखा है संस्कृति के विकास। संस्कृति के विकास है। और यहाँ आप देखिए और अभय अद्भुत के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ठीक है, ये आप दे सकते हैं। फिर उसी प्रकार से अगर चौथा प्रश्न लिखा है, ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा जाता है? उसके बाद कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो बच्चों यहाँ से आपको जो रेखांकित अंश खींचा गया है, कह रहा है कि यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विपट का पुष्प संस्कृति है। यहीं तक आपको बच्चों क्या करना है? इसका अर्थ लिखना है, व्याख्या करना है। तो आप बड़े आसानी से इसका व्याख्या भी बच्चों क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इतना बच्चों आप कर देंगे तो 10 नंबर आपको बच्चों यहाँ से कंफर्म हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ से देखिए एक और अथवा में भी दिया है, तो अगर आपको वो नहीं आ रहा तो इसको अथवा में आप कर सकते हैं। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों ही व आचार्यों की दिमागी कसरतें ही बनी रहे तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद चौथा प्रश्न बच्चों देखें,
तो चौथा प्रश्न में आपको पद्यांश से 2 रहेंगे। कितने पद्यांश रहेंगे बच्चों? 2 पद्यांश रहेंगे। तो दोनों के आपको आंसर भी लिखना रहेगा। लिखा है जिसे दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। तो ये किस पाठ से लिया गया है बच्चों? इसके रचयिता कौन है ये आपको तैयार करना होगा। उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखना है। श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? श्रद्धा किसके हताश और मन को क्या दे रही है? प्रेरणा दे रही है। आगे के प्रश्न बच्चों देखिए, अगला प्रश्न है इस गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है? ठीक है, फिर लिखा है एक पर्दा यह झीना नील, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसको भी आपको बच्चों पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। उसके बाद जो अंडरलाइन पंक्तियां की गई बच्चों उसका आपको क्या करना है? संदर्भ करना है। ठीक है, आप व्याख्या करना है। उसके बाद बच्चों अगर देखा जाए तो एक अथवा भी आपका है। अगर वो आपको नहीं आ रहा तो इस अथवा को कर लीजिए। ठीक है, ये भी आपको उतने नंबर मिलेंगे। उसके बाद बच्चों हम आगे चले तो पांचवा का और खा बात करें बच्चों। तो पांचवा का और खा में बच्चों आपको एक गद्य से एक पद्य से जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। क्या लिखने के लिए आता है बच्चों? जीवन परिचय, जिनके लिए आपको 5-5 नंबर मिलेंगे, यानी 10 नंबर का आपका जीवन परिचय होगा, जो कितने शब्दों में लिखने के लिए रहेगा? आपसे 80 शब्दों में। ठीक है, देखिए गद्य से देखा जाए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये तीनों ऐसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बनते हैं बच्चों जो हर साल आपके पेपर में आते हैं। तो अब की बार भी आप लोग इन्हीं तीनों को तैयार कर लीजिए और आपको अच्छे से लिख भी लेंगे। देखिए इसमें लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का क्या करना है बच्चों? उल्लेख करना है। ठीक है, अच्छा खंड दूसरे में खा में देखना है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख ही कृतियों का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद देखा जाए बच्चों तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं। तो ये आप लोग को यहाँ से बच्चों आपको 5 नंबर क्लियर, 5-5 नंबर क्लियर हो जाएगा। चलिए भैया आगे देखते हैं। 6 नंबर, 6 नंबर के बच्चों बात करें तो पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखना है, जिनके लिए आपको बच्चों 5 नंबर मिलेगा। 80 शब्द में मात्र लिखना है बस आपको। तो आप जानते हैं बच्चों पंच लाइट जो है आपको अच्छे से हमने पढ़ाया भी है, इसके लिए वीडियो भी एक बनाई है। तो पंच लाइट फानेश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है और इसमें कहा जाता है कि पंचों द्वारा रामनवमी के उपलक्ष्य में एक पेट्रोमैक्स से जो लाइट है कहा जाता है उसको खरीदा गया था, जिसे हम पंच लाइट कहते थे। तो वही सारी कहानियां बच्चों इस पंच लाइट में रखी गई है। इसको आप तैयार कर लेंगे, यहाँ से आपको 5 नंबर पूरे कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है भैया, आगे देखिए। अथवा अगर यहाँ से ये आपको नहीं आ रहा तो बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, बहादुर कहानी पर। ठीक है, फिर बच्चों अगर देखा जाए 7 नंबर में लिखा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिनके लिए 80 शब्द में देना है। यहाँ से आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर। तो अगर आप भैया यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड का जो चलता है वो आपका चलता है आलोक वृत्ति चलता है। क्या चलता है बच्चों? आलोक वृत्ति, यानी आपका चौथा प्रश्न रहेगा। कौन सा प्रश्न? चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न में लिखा है आलोक वृत्त के चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए। आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण की विशेषता लिखना है, जिनके लिए 5 नंबर बच्चों मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिए। तो बच्चों ये रहा आपका खंड का के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे खंड बा खा के। खंड खा और खंड बा में आपको 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो बच्चों खंड खा में देखें तो पहला आपको संदर्भ लिखने के लिए आएगा, जो हिंदी के संस्कृत खंड काव्य के अंतर्गत रहता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ से आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखेंगे तो आपको पूरे कितने नंबर बच्चों मिलेंगे? 7 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर? 7 नंबर। ठीक, उसके बाद खंड 8 का और खा में देखा जाए
तो खा में बच्चों एक आपको आता है सूक्ति लिखने का, जो श्लोक होता है, श्लोक टाइप से सूक्ति लिखने के लिए यहाँ से भी आपको कितने नंबर मिलेंगे? 7 नंबर मिलेंगे। इसका भी आपको दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ में हिंदी में क्या करना है बच्चों? अनुवाद करने के लिए कहता है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद 9 नंबर में बच्चों क्या लिखा है? निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख कर वाक्य का प्रयोग कीजिए। आप इसका अर्थ लिख करके उसका वाक्य का प्रयोग करेंगे। जैसे अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी होना कहा जाए कि एकमात्र सहारा होना, एकमात्र सहारा होना। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे अंधी थे और उनके इच्छा अनुसार उनके सारे तीर्थ यात्रा कराई किसने करा था? श्रवण कुमार ने। तो इसलिए कह सकते हैं कि अंधे की लकड़ी कौन थे? श्रवण कुमार जी थे उनके माता पिता के लिए। आगे अगर देखिए, या आपसे कहा जाए गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये भी आप कर सकते हैं। केवल एक का उत्तर लिखना है बच्चों बस। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर लिखा भैया आपका 10 नंबर में आपका लिखने के लिए एक गद्यांश होता है। गद्यांश का आपका क्या लिखना है? उसके दिए गए प्रश्नों के आधार पर उसका उत्तर लिखना है। तो बच्चों बहुत सारे छात्र क्या क्या करते हैं, इस गद्यांश को पढ़ते नहीं, बहुत बड़ा होने के कारण। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ से आपको 1 2 2 यानी 4 3 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर बच्चों मिलेंगे? 5 नंबर। तो ये अच्छे से आप एक बार पहले क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है, जिसे अगर देखा जाए, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकी जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक रही है। अब देखिए, इसी के अनुसार आपके यहाँ से 3 प्रश्न बनाए गए हैं बच्चों। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न। मंगल की तरह की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है? मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल होती है? पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन कौन से हैं? ये आपको बताना है। इसी अगर आप कहा जाए गद्यांश को एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आप इनके आंसर भी अच्छे से क्या करेंगे बच्चों? निकाल लेंगे। या आपका एक और रहता है अथवा में जिसे। ठीक है, आगे इसको भी देख लीजिए। चलिए भाई आगे देखते हैं। देखिए भाई, तो 11 नंबर में आपका का खा गा घा 4 प्रश्न होते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके उसका उत्तर लिखना है। कपट कपाट का इसका अर्थ क्या होगा? जलद जलद जलज जलद का अर्थ क्या होगा? फिर निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखना होता है। अनंत, पतंग, खग, अंबर, इसका 2 अर्थ लिखना होगा। फिर कह रहा है कि गा नंबर में निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक ही सही शब्द का चयन करके लिखना है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। दूसरा है आप जो ईश्वर में विश्वास रखता हो क्या कहते हैं? अकृतज्ञ, कृतज्ञ, आस्तित्व के नास्तिक। ठीक है, ये इसमें कौन सही होगा ये आप लोग बताइए। ठीक है भैया। दूसरे नंबर में लिखा है जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ठीक, उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से बच्चों आगे घ नंबर में निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। इसमें आपको 4 दिए हैं, तो चारों में आपको इसको शुद्ध करके लिखना है। 12 नंबर बच्चों देखा जाए तो 12 नंबर में आपका का खा गा 3 प्रश्न होते हैं। पहले प्रश्न में आपका हास अथवा वीर रस का स्थायी भाव परिभाषा लिखने के लिए उदाहरण सहित आता है। फिर अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार लक्षण उदाहरण सहित लिखना होता है। गा नंबर में चौपाई, दोहा, सोरठा लिखने के लिए आता है। फिर उसके बाद 13 नंबर बच्चों आपका एक प्रार्थना पत्र होता है। क्या होता है? प्रार्थना पत्र। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। 14 नंबर बच्चों आपको देखा जाए तो निबंध लिखने के लिए आता है। निबंध में आपको हमने बताया भी है, वन रहेंगे हम रहेंगे, जीवन में खेल कूद का महत्व, राष्ट्रीय एकता, आतंकवाद,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके लिए भी हमने आपको वीडियो में भी बताया है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपको पूरे मॉडल पेपर, ठीक है। अगर इस मॉडल पेपर को बच्चों आप लोग पूरा तैयार कर लेंगे, ऐसा ही मॉडल पेपर आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में भी आएगा। और अगर आप बच्चों इस मॉडल पेपर को पूरा तैयार कर लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शेयर कीजिए ताकि सारे छात्र अच्छे से नंबर ला सके बच्चों, ठीक है। चलिए भैया, बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर एक और शानदार क्लास में। आप सब लोग से यही उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई को बेहतर कराइए करिए, और जितना हो सके आप पढ़ाई करिए और नंबर अच्छा लाइए। आपकी जो परीक्षा है उसमें 100% रिजल्ट, 90-95% आपको रिजल्ट लाना है, ठीक है बच्चों। चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए मज़ेदार वीडियो में। सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।